Good morning to everyone. I'm Prem Kaur Patle. My dear students, today I'm here along with the fifth part of this chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. My dear students, today we will learn about the changes after October. Yesterday I explained about the October Revolution, and in this session we will focus on this matter. What happened after that revolution? We will see the election for Constituent Assembly and the creation of Soviet Union. Okay, and then we will see the civil war. जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने जब अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया था, उसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी कि वहां गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी थी. After that, we will see the making a socialist society and the process of planning. And after that, we will see the status of workers. वहाँ हम देखेंगे कि मजदूरों की स्थिति कैसी थी, उनके लिए क्या प्रयास किए गए थे. एंड इन लास्ट वी विल सी द स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन. हम स्टालिनवाद और जो सामूहिककरण था, जो लैंड का कलेक्टिवाइजेशन किया गया था, भूमि का जो सामूहिककरण किया गया था, उसको समझने की कोशिश करेंगे. बच्चों, this is in your textbook. This paragraph is in your textbook in page number 39. From that I am going to start now. The Bolsheviks were totally opposed to private property. हमने देखा था कि सोशलिज्म को स्टैब्लिश करने में जो बोल्शेविक का सबसे बड़ा रोल था वो था कि किसी भी प्रॉपर्टी को वो एक सोसाइटी को प्रदान करना चाहते थे, सोसाइटी को देना चाहते थे. दैट्स वाई दे अपोज दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो निजी संपत्ति का हमेशा खिलाफ करते थे, उसकी हमेशा अवहेलना करते थे. वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी प्राइवेट का या किसी इंडिविजुअल पर्सन का स्वामित्व हो. मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917. बच्चों, मैंने कल आपको अप्रैल थीसिस के बारे में बताया था, तो उसमें एक डिमांड की गई थी लेनिन के द्वारा कि बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड. ओके, तो हम देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर उद्योग थे, इंडस्ट्री थी और बैंक्स थे, उनका 1917 में नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था. दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट. इसका मतलब यह हुआ कि पूरी बैंक और उद्योगों पर अब किसकी ऑनरशिप हो गई? सरकार की. मैनेजमेंट पर सरकार का नियंत्रण आ चुका था. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी. जो ज़मीनें थी वो सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई. एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी. और किसानों को नोबल्स की जो ज़मीनें थी उस पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई थी. इन सिटीज़ बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट. एक बात ऐसी भी है कि जो शहरों में जो बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़ करके उनके जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता था मकान का, वो बेघर बार लोगों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों को रहने के लिए जगह दे दी. मतलब अगर बहुत बड़ा घर है और उसमें केवल 4-5 लोग हैं, तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब का से उनके लिए जगह छोड़ दी जाए. बाकी दूसरा जो हिस्सा बचता है घर का, उसमें उन लोगों को जगह दे दो जिसके पास घर नहीं है. इस तरह की पॉलिसी को चलाया जाने लगा. दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसीज. जो पुराने अभिजात वर्ग थे वो उनकी पुरानी पदवियों का इस्तेमाल करने पर अब रोक लगा दी गई. ठीक है. टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर्स. बच्चों, ये जो चेंजेस थे उसको स्पष्ट रूप से लाने के लिए सेना के जवानों का, सरकारी अफसरों की, उनकी ड्रेस, उनकी वर्दियां बदल दी गई. और इसके लिए बेटा एक क्लॉथिंग कंपटीशन भी 1918 में ऑर्गेनाइज कराया गया था. जो बेहतर से बेहतर परिधान का सिलेक्शन करेगा उसको अवार्ड भी दिया जाना सुनिश्चित किया गया. तो क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918. Now we will see the elections for Constituent Assembly. Okay. The Bolshevik Party was renamed the Russian Communist Party. बच्चों, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया. In November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support.
बच्चों नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए और इन चुनावों में उन्हें मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बहुमत नहीं मिल पाया। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक्स मेजर्स। ओके, अब क्या हुआ कि जो असेंबली फॉर्म हो गई थी उसने बोल्शेविकों के द्वारा जो मेजर्स प्रस्ताव रखे गए थे उसको असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया। जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो लेनिन डिसमिस द असेंबली। तो अब लेनिन जो थे उन्होंने उस असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बोल्शेविकों के जो मेजर्स थे, प्रस्ताव थे, उसको रिफ्यूज़ कर दिया। अब उसने इसके पीछे क्या अपने आइडियाज़ थे या थॉट थे वो दिया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। उसने कहा कि जो असेंबली इलेक्ट हुई है अनसर्टेन कंडीशन में, अनिश्चित परिस्थितियों में, इसके मुकाबले जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो ज़्यादा एक डेमोक्रेटिक या कह लीजिए लोकतांत्रिक संस्था है। ऐसा कहकर स्टालिन ने इलेक्टेड असेंबली को बर्खास्त कर दिया था। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलायंस द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोवस्क। ओके, अब क्या हुआ बेटा कि मार्च 1918 में जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो अलायंसेस इसके साथ राजनीतिक सहयोगी थे, उनसे बिना किसी डिस्कशन के, उनसे सहमति लिए बगैर बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी के साथ संधि कर ली। In the year that followed, the Bolsheviks became the only one party to participate in election to the All Russian Congress of the Soviet, which became the parliament of the country. बच्चों, आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले जो चुनाव में उसमें हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। ठीक है, इस तरह से रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। रूस में केवल एक दल की राजनीतिक व्यवस्था वाला ये जो था देश बन गया था। ठीक है, उसका नाम था ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल। अब यहाँ पर जो भी ट्रेड यूनियंस बने जा रहे थे वो सब इसी पार्टी के कंट्रोल में रह रहे थे। ठीक, अब इनकी सीक्रेट पुलिस भी थी बेटा। जो सीक्रेट पुलिस क्या काम करती थी, अगर कोई बोल्शेविकों को क्रिटिसाइज करता था, ठीक है, तो उसको पनिश करती थी, उसे वो सजा देती थी। ये जो सीक्रेट पुलिस थी पहले उसको चेका कहते थे, है ना, पहले उसको चेका कहते थे, बाद में ओजीपीयू कहा गया, फिर एनकेवीडी का नाम दिया गया। तो ये सीक्रेट पुलिस भी बोल्शेविक के लिए काम करती थी बेटा। कई मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी। ये इसमें बहुत सारे जो युवा लेखक थे, कलाकार थे, वो इस बोल्शेविक पार्टी की तरफ बड़े आकर्षित हुए। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म को पर आधारित थी और वो काफ़ी चेंजेस चाहते थे, परिवर्तन चाहती थी बोल्शेविक भी। तो ये राइटर्स उससे बड़े प्रभावित थे। बट आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लीड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अभी जो कलाकार आए थे और लेखक राइटर्स जो आए थे, आर्टिस्ट और राइटर्स, ये लोग आर्ट और आर्किटेक्चर, कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में प्रयोग करना चाहते थे। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। लेकिन पार्टी ने क्या किया था, बोल्शेविक पार्टी ने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया था। जब सेंसरशिप लगा दिया तो इनमें से फिर बहुत सारे जो राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उनका पार्टी से फिर डिसइल्यूजन मतलब कि मोह भंग होना उनका शुरू हो गया था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी द सिविल वॉर। सिविल वॉर कैसा था उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, सिविल वॉर जो था ना वो बोल्शेविकों के अगेंस्ट में किस किस ने किया था? नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड द पर्सन एंड द ट्रूप हु सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो ये इन लोगों ने यहाँ पर विद्रोह शुरू किया था। और बेटा इसका स्पेशली जो सेंटर पॉइंट था वो था साउथ रसिया। ठीक, यहाँ पर इन्होंने बोल्शेविक से युद्ध के लिए लड़ने के लिए अपने ट्रूप्स को इकट्ठा करना शुरू किया था। तो उसी की इंफॉर्मेशन देने वाला ये पैराग्राफ है। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up.
बच्चों क्यों क्यों रशियन आर्मी का ब्रेकअप स्टार्ट हुआ वो मैं बतलाता हूँ। बोल्शेविकों ने ना जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दे दिया, ठीक है, क्योंकि लैंड को क्या किया जा रहा था, रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था या उसको सोशल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो रशियन आर्मी जो थी वो टूटने लगी। क्यों? सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट, जो बेटा सिपाही थे वो ज़्यादातर किसान थे, एंड विश टू गो होम फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। तो वे ये जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था भूमि का, उस पुनर्वितरण के लिए वो घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर वे सब जाने लगे, डिजर्टेड। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। ये जितने भी मैंने नाम लिया, सोशलिस्ट यानी नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, इन लोगों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की, कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रसिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स। फिर ये इनके जो नेता थे बेटा, वे साउथ रसिया की ओर इकट्ठा होकर के वहाँ बोल्शेविकों से लड़ने के लिए अपनी ट्रूप, अपनी सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियाँ संगठित करने लगे। एंड ड्यूरिंग 1918, अब देखिए इनका सपोर्ट करने के लिए कौन आ रहे हैं। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज एंड वाइट प्रो-ज़ारिस्ट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। बेटा 1918 और 1919 में जो रशियन एम्पायर के ज़्यादातर हिस्सों पर ये जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, जिनको ग्रीन्स कहा गया, और जो ज़ार को सपोर्ट करने वाले थे जिन्हें वाइट कहा गया, इन्होंने रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कैसे? दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। उन्हें जो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापान की जो सैन्य टुकड़ियां हैं उससे उनको सपोर्ट मिला हुआ था, समर्थन मिल रहा था। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज थी, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी बेटा, वो जो रूस में जो सोशलिज्म फैल रहा था, समाजवाद, उसको वो फलते फूलते नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, और इन टुकड़ियाँ और जो बोल्शेविक के बीच जो गृह युद्ध चल रहा था, एज दिस ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। तो इस समय लूटमार, डकैती और ये भूखमरी, ये समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी। ये सिविल वॉर के समय 1918-1919 की बात कर रहे हैं। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी among whites took harsh steps with peasants who had seized land। बच्चों जो वाइट थे, ठीक है, वाइट में जो निजी संपत्ति के सपोर्टर्स थे, हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ बड़ा सख्त रवैया अपनाया। जो वाइट्स थे, जो ज़ारिस्ट को सपोर्ट करते थे, तो इसका क्या असर हुआ देखिए। सच एक्शन, ये वाइट्स के लोगों के द्वारा जो ये एक्शन लिया गया, सच एक्शंस लीड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। बच्चों, जहां कोई पहले बोल्शेविक के अगेंस्ट खड़ा था, अब वे लोग, क्योंकि वाइट इनके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो नॉन बोल्शेविक्स का जो सपोर्ट था वो कमज़ोर होने लगा, जन समर्थन जो था वो कमज़ोर होने लगा। क्योंकि ये काफ़ी हार्श स्टेप्स ले रहे थे इनके अगेंस्ट में। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। बच्चों, जनवरी 1920 में जो पहले का भूतपूर्व जो रशियन एम्पायर था, रूसी साम्राज्य था, उसके ज़्यादातर हिस्सों पर अब बोल्शेविकों का कंट्रोल आ चुका था। दे सक्सेडेड ड्यू टू कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जडिडिस्ट। बच्चों, ये संभव हो सका जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थी, जैसे गैर रूसी राष्ट्रवाद, मुस्लिम जदीदीज थे, जो उनकी मदद से बोल्शेविकों को कामयाबी मिली थी। ठीक, एंड कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक। बच्चों, लेकिन बात यह है कि वो मदद भी वहाँ काम नहीं आ सकी जहाँ रूसी उपनिवेशवाद था, और वो रूसी या रशियन कॉलोनिस्ट जो थे वो खुद ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए। ठीक है, देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक्स, वो खुद ही बोल्शेविक की विचारधारा में शामिल हो गए, तो ये मदद काम नहीं आ सकी थी इनकी। अब हम खीवा की बात करें, जो सेंट्रल एशिया में है। जो सेंट्रल एशिया का जो खीवा है बेटा, वहाँ पर जो
बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। किस किस कारण किया गया? कहा गया कि हम समाजवाद की रक्षा करने के नाम पर, समाजवाद की रक्षा करने के नाम पर खीवा में बोल्शेविकों के द्वारा बहुत सारे राष्ट्रवादियों की बड़े पैमाने पर हत्या कर दी जाती है। तब लोग कंफ्यूज हो गए। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट द बोल्शेविक्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार आखिर चाहती क्या है। ठीक है, एक तो बोल्शेविक का जो ग्राउंड था वो था कि वो नेशनलिटीज़ पर, सोशलिज्म पर ये इसको आगे करना चाहती थी। लेकिन वही लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पर, समाजवाद की रक्षा के नाम पर जो राष्ट्रवादियों को की हत्या कर रहे थे, तो लोग काफ़ी असमंजस में थे। पार्टली टू रेमेडी दिस, इस समस्या को आंशिक रूप से निपटने के लिए मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल autonomy in the Soviet Union, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in 1922 दिसंबर। बच्चों, इस समस्या से निपटने के लिए जो ज़्यादातर नॉन रशियन नेशनलिटीज़ यानी गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ USSR दिसंबर 1922 में रशियन एम्पायर में से बोल्शेविकों के द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, USSR का इस्टेब्लिशमेंट 1922 याद रखना है। और बेटा इनको जो है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ये भी दे दी गई थी। तो इस तरह से हम यहाँ USSR के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। नाउ वी विल सी द मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। समाजवादी समाज का निर्माण किस तरह से किया गया उसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। During the Civil War, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. बच्चों, गृह युद्ध के दौरान सिविल वार के समय बोल्शेविकों ने इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने किसानों को ज़मीन पर खेती करने की भी छूट दे दी, जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था, जिसको सोशलाइज किया जा चुका था। और जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि वाकई में सामूहिकता, कलेक्टिव वर्क क्या होता है, ये दिखलाने के लिए उन जो खेत होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। नाउ वी विल सी द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग। किस तरह से केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को लागू किया गया वो देखते हैं। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 ईयर पीरियड। बच्चों, अब जो पूरी प्लानिंग थी, ठीक है, केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को लागू किया गया और जो ऑफिसर्स थे वो इस बात का हिसाब लगाते थे कि ये जो इकोनॉमी है वो किस तरह से काम करेगी, हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर दिए। दे सेट द टारगेट्स फॉर अ 5 ईयर पीरियड। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान्स, और उसी आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। ठीक है, यहाँ 5 ईयर प्लानिंग के फॉर्मेशन को समझना है। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान फॉर 1927 to 32 एंड 1933 to 38। ओके, पहली 2 योजनाएं बेटा 5-5 साल के लिए बनाई गई। उनके ईयर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सेंट्रलाइज प्लानिंग लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बच्चों, जैसे ही ये योजनाएं बनाई गई फर्स्ट 2 प्लान्स में, तो उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या काम किया कि सभी तरह की कीमतों को स्थिर कर दिया। ठीक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा। 1929 से 1933 के बीच में ऑयल, कोल और स्टील, इसके प्रोडक्शन में 100% की वृद्धि हुई। 100% का इसमें ग्रोथ देखने को मिला। एंड न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग। अब नए नए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे या जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी वो अब अस्तित्व में आना शुरू हो चुकी थी। रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। ये सब तेज़ी से
बदलाव तो आ रहा था, ग्रोथ हो रहा था, लेकिन बात करें कि ये जो रैपिड कंस्ट्रक्शन था, तेज जो निर्माण हो रहा था, इट लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। ये कार्य की जो दबाव की में जो थी ना कार्य स्थितियाँ, वर्किंग कंडीशन, वो पुअर कंडीशन में जाने लगी, काफ़ी खराब स्थितियाँ आने लगी। इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। बच्चों, जो मैग्नीटोगोर्स्क शहर में एक स्टील प्लांट को स्टेब्लिश किया जा रहा था, और उस कार्य में 3 साल के भीतर ही उस कार्य को कंप्लीट कर लिया गया। मतलब ये बहुत बड़ा टास्क था जो कि 5 से 10 साल भी चल सकता था, उसको सिर्फ 3 years में कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक, तो इस दौरान क्या होता है कि जो मजदूरों की को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। वर्कर्स लिव हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। तो जब इनके साथ ये मज़दूरों को बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही थी इस काम के लिए, तो इसका नतीजा क्या हुआ था कि पहले ही साल में जब काम जो है 550 बार, 550 टाइम्स इसको रोकना पड़ा। ठीक, इन लिविंग क्वार्टर्स, अभी क्वार्टर्स की बात कर लें जहाँ वो रहते थे। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। बच्चों, रिहायशी क्वार्टर में की अगर हम बात करें तो जाड़ों के समय में, ठंडी के समय में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर, ठीक है, 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतर करके सड़क पार करके जाते थे। ठीक, तो इस तरह की हार्शफुल सिचुएशन में वो सरवाइव कर रहे थे। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, अब बात करें कि उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई थी वर्कर्स के जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था को विकसित किया गया। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। जो किसान थे, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, उनको यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। ठीक है, क्रिचेस वर एस्टेब्लिश्ड। क्रिचेस क्या होते हैं बेटा? जहाँ बालवाड़ियाँ कहते हैं, जिनमें वो स्पेशली किसको हेल्प करती है? एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीमेन वर्कर्स। जो महिला कामगार होती हैं उनके बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई, ताकि महिला मजदूर यहाँ पर काम भी कर सकें और साथ ही साथ बच्चों की भी देखभाल कर सकें। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाने लगी। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। अब जो मजदूरों के लिए आदर्श मकान बनाए जाने लगे। लेकिन इन सब कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज थे वो काफ़ी लिमिटेड थे। ठीक है, इस वजह से सभी जगह ये फैसिलिटी सब एक जैसी नहीं थी। तो बेटा, ये हमने स्टेटस ऑफ वर्कर्स देखा। अब हम मूव करते हैं स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन की ओर। स्टालिनवाद और सामूहिककरण। बच्चों, कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है कि लैंड को कलेक्ट करना, एक कलेक्टिव मोड में उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के पीछे क्या आइडियोलॉजी थी? स्टालिन जो थे वो बोल्शेविक पार्टी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, जो लेनिन के बाद उन्होंने इस पार्टी की कमान को संभाला हुआ था। वे अपने क्या तर्क देते हैं? उस समय कलेक्टिवाइजेशन के लिए क्या ऐसी चीज़ें सामने आई जिसने कलेक्टिवाइजेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ज़रूरी समझा? द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लांट इकोनॉमी वॉज लिंक टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बच्चों, जो प्लांट इकोनॉमी थी, नियोजित अर्थव्यवस्था था, उसका जो शुरुआती दौर था, ठीक है, अर्ली पीरियड ऑफ दैट टाइम, वो खेती के सामूहिककरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ है। ठीक, 1927 से 28 द टाउन इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। बच्चों, जो रूस के शहर थे उनमें अनाज की भारी दिक्कतों, अनाज की जो स्थिति थी उसका भारी संकट पैदा हो गया 1927 से 28 के बीच की बात। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस
एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी, उससे ज़्यादा पर कोई भी व्यक्ति अनाज नहीं बेच सकता था। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर एट दिस प्राइसेस। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अपना अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, ये एक शॉर्टेज, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइसेस इतने कम रखे थे कि किसान को उसमें लॉस होता अगर बेचता भी तो। स्टालिन, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures। बच्चों, लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने इस परेशानी से, इस स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices। उन्हें लगता था कि जो अमीर किसान हैं गांव में या अंदर साइड के जो लोग हैं, उसके जो रिच पीजेंट्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, वो कीमत बढ़ने की उम्मीद की वजह से अनाज नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। तो उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर काबू पाने के लिए या इस सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना, व्यापारियों के पास से जमा अनाज को जब्त करना अब ज़रूरी हो गया है। नहीं तो इससे क्या होगा कि रूस के सभी शहरों में भारी अनाज की संकट पैदा हो जाएगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बढ़ने के बाद सामान को निकाल करके बेचेंगे तो तब तक की स्थितियाँ काफ़ी विकराल हो जाएगी। तो उन्होंने इस मेजर्स को उठाने की कोशिश किया। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स। बच्चों, 1928 में जो पार्टी के सदस्य थे बोल्शेविक पार्टी के, वो अनाज उत्पादक जो इलाके थे उनका दौरा किया। वहाँ किसानों से जबरन उन्होंने अनाज खरीदना शुरू किया और जो कुलके होते थे, कुलक, उनके ठिकानों पर छापे मारा। अब कुलक क्या होते थे बेटा? द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। जो रूस में संपन्न किसान होता था उसको कुलक कहा जाता था। ठीक, अब जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही, शॉर्टेज कंटिन्यू, तब क्या फैसला लिया गया वो देखिए। द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म। अब खेतों के सामूहिककरण का फैसला लिया गया। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। और इसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, 1917 के बाद बेटा ज़मीनें जो थी वो किसानों को सौंप दी गई थी। अब क्या हुआ कि उसके फलस्वरूप जो ज़्यादातर किसानों के पास जो खेत थे, छोटे छोटे खेत थे, और जिसके कारण उसका जो है मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता था, उसको आधुनिक नहीं किया जा सकता था, ऐसा तर्क दिया गया। ठीक है, कि उसे आधुनिक नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन खेतों के जो साइज़ है काफ़ी छोटे हैं, स्मॉल साइज़ हैं। टू डेवलप मॉडर्न फॉर्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state control large farm। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेती विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए इन कुलकों का, मतलब जो संपन्न किसान थे उनका सफाया करना होगा, किसानों से ज़मीन छीननी होगी और जितनी ज़मीन मिलेगी वो सब राज्य यानी स्टेट कंट्रोल लार्ज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो ये था इसका कलेक्टिवाइजेशन का कॉन्सेप्ट या उनका थॉट आर्ग्यूमेंट था कि इस वजह से अनाज की कमी हो रही क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं, उसको मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर इन मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, आधुनिक खेती नहीं की जा सकती। तो इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया था। व्हाट फॉलोड, अब हम स्टालिन की पॉलिसी को समझते हैं। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इसी के बाद जो स्टालिन का सामूहिककरण कार्यक्रम बेटा वो शुरू होता है। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट द कलेक्टिव फॉर्म। बच्चों, 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को कलेक्टिव फॉर्म में, सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया। बट द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ऑनरशिप ऑफ कलेक्टिव फॉर्म्स। ये जो कलेक्टिव फॉर्म्स थे बेटा उसको कोलखोज कहते थे। ठीक है, अब जो ज़मीनें थी या उसमें यूज़ करने वाले जो इम्प्लीमेंट्स जो सामान होता था वो सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिया जाता था। पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड।
सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे, और कोलखोज यानी जो सामूहिक खेत है उससे जो प्रॉफिट होता था वो सभी किसानों में बांट दिया जाता था। ठीक, इस फैसले से जो किसान थे, जो जो गुस्साए हुए किसान थे, जिन्हें ये पसंद नहीं था, उन्होंने सरकार का विरोध किया। ठीक है, और साथ ही साथ वे अपने जानवरों को, अपने कैटल्स को, ठीक है, लाइफ स्टॉक्स को उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। इस दौरान जो मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी आ गई। मतलब अगर 100 लाइफ स्टॉक्स थे तो अब उनके पास केवल 66 के आसपास बचे थे। Those who resisted collectivization were severely punished। बच्चों जो सामूहिकरण का, कलेक्टिवाइजेशन का विरोध करते थे, उनको सख्त सजा दी जाती थी। इवन मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्सिल्ड। कईयों को निर्वासित कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। बच्चों जो सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वो ना तो अमीर हैं और ना ही वो सोशलिज्म का विरोध करते हैं, वे बस अलग अलग कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने अपना तर्क दिया। दे merely did not want to work in collective form for a variety of reasons. स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन। स्टालिन सरकार ने कुछ सीमित स्तर पर कुछ इंडिपेंडेंट पीजेंट्स को वर्क करने की परमिशन भी दे दी, बट ऐसे किसानों के प्रति कोई दया भाव या उनकी मदद नहीं की जाती थी। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। बच्चों ये कलेक्टिवाइजेशन तो हो गया, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली। कोई बड़ा भारी वृद्धि हो जाए ऐसा नहीं देखने को मिला, बल्कि इसका प्रॉब्लम, इससे एक मुश्किल पैदा हो गई। द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 एंड 33 lead to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died। बच्चों 1930 से 1933 के बीच में फसलें खराब हो गई। ये सोवियत के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल था जिसमें 40 लाख लोग मारे गए। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and consequences of collectivization। अब पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उस समय में भी थे, जिन्होंने ये प्लान्ड इकोनॉमी के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, जो प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो पैदा हो रहा भ्रम था, है ना, भ्रम पैदा हो रहा था कि एक प्लान्ड इकोनॉमी के तहत ये काम कर रहा है, और जो कलेक्टिवाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, परिणाम थे, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा, उनकी आलोचना की जाने लगी थी। तब स्टालिन एंड हिज सिंपैथीजर्स चार्ज दिस क्रिटिक्स विद कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। तो स्टालिन और जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रच रहे हैं ऐसा आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों को पर इस तरह के आरोप लगाए गए कि आप जो है सोशलिज्म के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और 1939 के आते आते तक बेटा लगभग 20 लाख पीपल को, लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को जेलों में डाल दिया गया, या श्रम शिविरों में भेज दिया गया, लेबर कैंप्स में भेज दिया गया जहाँ काम करवाया जाए उनसे। और ज़्यादातर लोगों ने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं था। और बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करके, यातनाएं दे देकर उनसे बयान लिखवा लिए गए कि वे समाजवाद या सोशलिज्म के अगेंस्ट में साजिश में वो हिस्सा ले रहे हैं, और इसी आधार पर उनको एग्जीक्यूटेड यानी उनको मार दिया गया। और इनमें से कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे, जिन्हें, या टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे, जिन्हें इस प्रकार की उन्हें मृत्युदंड दिया गया या मार दिया गया था। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।